दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूँ और आज हम बात करेंगे अरस्तू के दास्ता संबंधी विचारों पर। मित्रों, आज हम 21वीं सदी में हैं और दास्ता शब्द एक नकारात्मक शब्द है और आज के युग में हम इसको कुप्रथा ही कहेंगे। और दास्ता आज अनैतिक मानी जाती है। देश के विधानों में, संविधानों में दास्ता के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और दास्ता को मानव समाज का कलंकित पक्ष माना जाता रहा है। तो आज हम जिस दौर में हैं, आज हम जिस आधुनिक व्यवस्था में हैं, वहाँ हमें दास्ता इस तरह से प्रतीत होती है। लेकिन सैकड़ों सालों पहले अरस्तू के युग में दास्ता को लेकर इस तरह की धारणा नहीं थी, बल्कि दास्ता को मान्यता मिली हुई थी, नैतिक मान्यता मिली हुई थी, दास्ता को सामाजिक मान्यता मिली हुई थी और दास्ता प्रचलन में थी। तो अरस्तू ने अपने युग में प्रचलित जो सामाजिक विषय हैं, सामाजिक परिपाटियां हैं, उनका जिक्र किया है, उन पर विचार किया है और इसी संबंध में अरस्तू ने दास्ता पर भी अपने विचारों को पेश किया है। तो यूनानी समय में, अरस्तू के समय, दास प्रथा एक महत्वपूर्ण पक्ष थी सामाजिक व्यवस्था का। सामाजिक व्यवस्था में दास प्रथा को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हुई थी और जो भी ऐसी गतिविधियां जिनका संबंध अर्थतंत्र से था, खास तौर पर जैसे कि कृषि है, पशुपालन है, और स्वाभाविक सी बात है कि उस दौर में औद्योगिक व्यवस्था आज जैसी तो नहीं थी, तो अधिकतर जो कार्य थे वो कृषि संबंधित थे। ऐसे कार्य थे जिनमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती थी और इस तरह के शारीरिक परिश्रम के लिए दासों की ज़रूरत होती थी और ये सारे कार्य दासों के द्वारा किए भी जाते थे। और सामाजिक व्यवस्था में अरस्तू के समय की दास प्रथा इस प्रकार से विद्यमान थी कि अरस्तू जैसे विद्वान ने, अरस्तू जैसे व्यक्ति ने, जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, जिनको इसलिए ही राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है कि उन्होंने वैज्ञानिक विधियां और प्रविधियां अपने निष्कर्षों को निकालने में प्रयोग की हैं, वह भी दास प्रथा का समर्थन करते हैं। हालांकि कई सोफिस्ट जो विचारक थे वो दास प्रथा को उचित नहीं मानते थे और वे ये मानते थे कि यह व्यवस्था दैवीय नहीं है, ये व्यवस्था कुदरती नहीं है, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक कुरीति है, परंपरा है। और निश्चित रूप से यह जो समानता का सिद्धांत है उसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध है और इस कारण से ऐसी कुप्रथा का समाज द्वारा त्याग किया जाना चाहिए। तो अरस्तू के समय में ही जो सोफिस्ट थे, कई विचारक, उन्होंने दास्ता की जो व्यवस्था थी समाज में उसका प्रतिकार किया था और उसको अनैतिक माना था। लेकिन अरस्तू ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने सोफिस्ट वर्ग के जो विचारक थे उनको मान्यता नहीं दी और अरस्तू ने उल्टा ऐसे विचारों का विरोध किया और माना कि दास प्रथा आवश्यक है। और अरस्तू कहते हैं कि जिस तरह से एक परिवार के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए दो तरह के साधनों की ज़रूरत होती है, सजीव और निर्जीव, ठीक वैसी ही दास प्रथा की भी ज़रूरत होती है। अर्थात
जिन दो तत्वों की ज़रूरत होती है परिवार को चलाने के लिए, सजीव और निर्जीव, उसमें एक तो संपत्ति हो गई जिसको हम निर्जीव साधन कह सकते हैं, लेकिन जो दास है वो परिवार की व्यवस्था को चलाने के लिए एक सजीव साधन है। तो अरस्तु दास प्रथा को एक परिवार के संचालन के लिए उतना ही ज़रूरी मानते हैं जितना कि संपत्ति। अब अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन जो किया है उसके संबंध में, उसके पक्ष में अरस्तु अनेक तर्क भी देते हैं और वो मानते हैं कि दासता नैसर्गिक है। और अरस्तु ये विचार करते हैं कि सारे मनुष्य जो हैं वो बुद्धि में उतने दक्ष नहीं होते, सभी लोग उतने बुद्धिमान नहीं होते, और प्रकृति ने ही लोगों को अलग अलग बनाया है। कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग कम बुद्धिमान होते हैं। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था ही है, और एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति ही ये चाहती है कि समाज में एक भेदभाव बना रहे। और अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी इस तरह से भेदभाव ना होता, सभी व्यक्ति एक समान रूप से बुद्धिमान होते, ऐसा अरस्तु कहते हैं। तो अरस्तु का मानना है कि दासता पूरी तरह से नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, और प्रकृति ने ही दासता की व्यवस्था के लिए पर्याप्त परिस्थितियां पैदा की हैं। और दूसरी जो बात अरस्तु कहते हैं वो ये कहते हैं कि दास प्रथा लाभदायक है, समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, परिवार के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्वामी जो है वो बुद्धिमान है तो वो जो कार्य करेगा उससे न सिर्फ स्वामी को लाभ मिलेगा बल्कि उससे दास का भी उद्धार होगा। ये दासों के लिए भी लाभप्रद है। और ये बात अच्छी है समाज में कि जो बुद्धिमान हैं, जो सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, वो कम बुद्धिमानों पर शासन करें, वो कम बुद्धिमानों को दिशा दें, वो समाज की जो व्यवस्था है उसमें कम बुद्धिमानों का मार्गदर्शन करें। तो इससे समाज का विकास और तीव्र गति से होगा। दूसरा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, इसी बात को नए तरीके से पेश करते हुए अरस्तु कहते हैं कि अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने सारे कार्य करता रहेगा, जो उसके जो निजी कार्य हैं, जैसे कपड़े धोना है, घर के काम हैं, जो घरेलू कार्य है, भोजन तैयार करना, घर की सफाई करना, बाज़ार जाके सब्ज़ी लाना, राशन ख़रीदना, अगर वो इन सारे कामों में लगा रहेगा तो वो अपनी बुद्धि का एक तरह से दुरुपयोग कर रहा होगा। चूँकि अगर इतने सारे काम देखे जाएं तो घंटों इसमें खर्च हो जाते हैं, और अगर बुद्धिमान व्यक्ति अपने घंटों इस तरह के जो दैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करने में अगर अपना समय लगाएगा, अपना समय निवेश करेगा, तो उसका नुकसान होगा और इससे दास का भी नुकसान होगा। क्योंकि अगर बुद्धिमान व्यक्ति उन्हीं सब घंटों में, उसी समय में कुछ अच्छा सोचेगा, कुछ अच्छा कार्य करेगा, तो उससे स्वामी को तो फ़ायदा होगा ही होगा, दास को भी फ़ायदा होगा, और कुल मिला के आगे चलकर इसका फ़ायदा पूरे के पूरे समाज को मिलेगा। तो इसमें दासता बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जो कम बुद्धिमान हैं वो स्वामियों के वे सारे कार्य करें जो बहुत ज़्यादा बौद्धिक नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक प्रवृत्ति के हैं, शारीरिक श्रम की जिसमें आवश्यकता होती है, ऐसे काम स्वामी न करके दास करे। और अरस्तु कहते हैं कि जिस तरह से एक वीणा जैसे जो यंत्र हैं, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उसको शामिल किए बिना एक बहुत बढ़िया अच्छा संगीत नहीं हो सकता, उसी तरह से अगर स्वामी के जीवन में दास नहीं होगा तो इसमें स्वामी और दास दोनों का हित होगा। और ये न सिर्फ स्वामी बल्कि दास के जो बौद्धिक और नैतिक जो गुण हैं उनके विकासों में अवरोध होगा, इसलिए दासता महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने दासता को नैतिक भी माना है। अरस्तु कहते हैं कि
ये इसलिए भी आवश्यक है कि इससे दास का भला होता है। दास तो विवेक शून्य होता है, वो खुद बड़े डिसीजंस नहीं ले सकता, वो बड़े काम नहीं कर सकता है। और ये माना जाता है कि अगर कोई साधारण क्षमता, बौद्धिक क्षमता का व्यक्ति अगर किसी असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में लगातार रहेगा तो इससे उसको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इस प्रकार से उसका विकास संभव होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक धर्म जैसा कार्य है कि स्वामी के सानिध्य में रहते हुए दास का उद्धार होगा, उसका विकास होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अरस्तु ने दासता के नैतिक होने की पुष्टि की है और इस तरह से दास प्रथा का उसने समर्थन किया है। एक और तर्क देता है अरस्तु और कहता है कि दासता से जो इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो तेज़ी से आगे बढ़ती है और इस तरह से ये ज़रूरी है कि जो दास हैं वो शारीरिक जो क्षमता है उसका प्रयोग करें। और एक तरह से देखा जाए तो अरस्तु के ज़माने में जो यूनान में नगर राज्य या सिटी स्टेट्स होते थे, तो कुल मिला के देखा जाए उन दिनों में एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे दास हुआ करते थे जो शारीरिक जो श्रम है उससे जुड़े हुए कार्य किया करते थे। और चाहे वो खेती बाड़ी हो या पशुपालन हो, तो दास इस तरह के कार्यों को किया करते थे और स्वामी ये बताते थे दासों को कि उनको कार्य कैसे करना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दास प्रथा एक तरह से यूनानी नगर राज्यों के दौर में दास प्रथा एक रीढ़ थी उस अर्थव्यवस्था की, एक मेरुदंड थी, एक बैकबोन थी और इसलिए अरस्तु ने आर्थिक विकास के लिए भी दासता का समर्थन किया है और ये अपरिहार्य माना है, अनिवार्य माना है। और तो कुल मिला के देखा जाए तो दासता जो है उसको अरस्तु पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं और जो हमने तर्क दिए हैं, अरस्तु की ने जो तर्क दिए हैं उनको अभी हमने सुना और उनको जाना, उन पर चर्चा की। लेकिन अरस्तु दासता को पूरी तरह से निर्द्वंद नहीं छोड़ते, पूरी तरह से ऐसा नहीं करते हैं कि उन्मुक्त होकर दास प्रथा का जो चालन परिचालन है वो होता रहे एक प्रथा के तौर पर समाज में। अरस्तु कुछ शर्तें हैं जो लगाते हैं। वो कहते हैं कि दासता जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक है और एक कानूनी है या विधिक है। प्राकृतिक दास वे होते हैं जो नेचुरली ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो शरीर से तो बड़े मजबूत हैं, जो बड़े शक्ति संपन्न हैं, बड़ी क्षमताएं हैं उनमें, लेकिन मेंटली या मानसिक तौर पर अगर देखा जाए तो वो बहुत विकसित नहीं हैं। तो ऐसे जो दास हैं, एक तो ये हैं और दूसरे जो दास हैं वो हैं जो युद्ध में जिनको जीता जाता है, एक तरह से जिनको आज के दौर में युद्धबंदी या प्रिजनर्स ऑफ वॉर या POW कहा जाता है, ये वे दास होते हैं। तो अरस्तु कहता है कि जो नेचुरल दास हैं वो तो ठीक हैं, वो जस्टिफाइड हैं, लेकिन एक राज्य जब दूसरे राज्य को पराजित करता है और ऐसे में उनके सैनिकों को, उनके नागरिकों को बंदी बना लेता है, तो ये जो दास हैं ये विधिक हैं, ये कानूनी दास हैं। और वो ये मानता है कि अगर जो विधिक दास हैं, कानूनी दास हैं, अगर वो सक्षम हैं बौद्धिक रूप से, वो उतने ही योग्य हैं जितना कि विजेता राज्य या विजेता राज्य के लोग, विजेता राज्य के नागरिक, तो ऐसे में इन युद्धबंदियों को दास नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्हीं युद्धबंदियों को या प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, POWs को अरस्तु दास बनाने की सिफारिश करता है जो बुद्धि में हीन हैं। इसके अलावा अरस्तु एक बात और कहता है कि दासता का मतलब ये नहीं है कि जो मनुष्य के जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जीवन जीने के लिए, एक निजी विकास करने के लिए, शारीरिक मानसिक जो भी है, तो ये स्वामियों पर जिम्मेदारी अरस्तु ने छोड़ी है, मालिकों पे जिम्मेदारी छोड़ी है कि दासों को समुचित भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।
ताकि ऐसे व्यक्ति लगातार आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में भी अपनी क्षमताओं के अंतर्गत विकास कर सकें। और इसके अलावा अरस्तु ये भी कहता है कि कई बार होता है कि दास स्वामी वर्ग के संपर्क में आता है तो उसका भी बौद्धिक विकास होता है, उसका भी और शारीरिक विकास होता है, उसमें भी बेहतर मानवीय गुणों का प्रचार होता है, उसमें भी ऐसी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, ऐसे कौशल का विकास होता है जिससे वो बिना स्वामी की सहायता के भी अपना जीवन यापन कर सकता है। तो ऐसे दासों को मुक्त भी किए जाने का समर्थन अरस्तु करता है। इसके अलावा अरस्तु ये भी कहता है कि ऐसे स्वामी, ऐसे मालिक जो दासों के साथ अमानवीय व्यवहार करें, क्रूर व्यवहार करें, उनके अधिकारों की रक्षा न करें, उनके अधिकारों का सम्मान न करें, तो ऐसे मालिकों को राज्य के द्वारा निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। और एक बात और महत्वपूर्ण है, जो शर्त है जो अरस्तु कहता है, वो ये है कि यूनानी जो है वो हमेशा से श्रेष्ठ होते हैं। वो एक सुपीरियर रेस होती है जो यूनानियों की है, और यूनानी दास बनाए जाने योग्य नहीं हैं। तो अरस्तु गैर यूनानियों को ही दास बनाए जाने की बात कहता है और कहता है कि गैर यूनानी दास बनाए जाने चाहिए, ना कि यूनानी। यूनानी प्राकृतिक रूप से ही बुद्धिमान होते हैं, प्राकृतिक रूप से ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए यूनानियों को दास नहीं बनाया जाना चाहिए। यह भी अरस्तु एक बात कहता है। और ये सारी जो शर्तें हैं वो अरस्तु जो है लागू करता है दास प्रथा में। तो मित्रों, हमने दास प्रथा के पक्ष में बातें की, दास प्रथा के पक्ष में अरस्तु के नज़रिए से विचार रखे। उम्मीद है दास प्रथा का ये पक्ष आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ये जो दास प्रथा है इसके नकारात्मक पक्ष की, जो अरस्तु समर्थन करते हैं, अरस्तु के इन विचारों की आलोचना करते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि ये बड़ी ही अतार्किक व्यवस्था है जिसका अरस्तु समर्थन करते हैं। ये बता पाना कि कौन कितना बुद्धिमान है, कौन कितना कम बुद्धिमान है, कौन कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, ये बड़ा मुश्किल होता है। और ये बड़ी कठिन स्थिति है। ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसके द्वारा ये बताया जा सके कि अमुक मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, अमुक मनुष्य कम बुद्धिमान है। तो ये बुद्धिमान और गैर बुद्धिमान या कम बुद्धिमान में जो अरस्तु ने समाज का विभाजन किया है वो बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है, वो अवैज्ञानिक है। भले ही वो राजनीति विज्ञान के पिता हों, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है मनुष्यों को बहुत बुद्धिमान और कम बुद्धिमान में विभाजित करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार बुद्धि में मनुष्य बहुत श्रेष्ठ होते हैं और कई बार उनमें कई मनुष्यों में उतनी बुद्धिमत्ता नहीं होती। लेकिन प्रकृति ने, जैसा कि अरस्तु कहते हैं कि प्रकृति ने लोगों को ये तो बहुत बुद्धिमान बनाया है, बहुत बुद्धिहीन बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से दो वर्गों में समाज को बांटा जाए। आज के दौर में अगर बात करें तो 21वीं सदी में तो कई बार ऐसे कौशल होते हैं, ऐसे स्किल्स होते हैं जो उनके ज़रिए व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है। एक साधारण सी पृष्ठभूमि का व्यक्ति है जो उच्च शिखर पर जा पहुंचता है। ऐसे अनेक उद्योगपति हैं आज के दौर में, ऐसे अनेक उच्च पदों पर काम करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत है वो बहुत बेहद साधारण पृष्ठभूमि में की, जिनके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भोजन तक नहीं था, वस्त्र नहीं था, छत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके उच्च पदों पर पहुँचे। तो कुल मिला के आज जो समानता का सिद्धांत लागू है और समानता के सिद्धांत में देखा जाए तो सभी को समान अवसर मिलते हैं, और इसमें ये कोई निश्चित मानक नहीं है कि पैदाइशी तौर पर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा और एक व्यक्ति कम बुद्धिमान होगा। मित्रों, भी हाल ही में एक फिल्म भी आई है जिसमें कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि का जो लड़का है वो IPS के पद पर पहुंचता है। तो ये बात निश्चित रूप से ये डॉक्यू ड्रामा जो है ये निश्चित रूप से ये एक प्रेरणादायी व्यवस्था है, एक प्रेरणादायी जो सामग्री है जो लोगों को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। तो उसमें कोई भी आगे बढ़ सकता है, कोई भी
महानता के शिखर तक पहुंच सकता है। और ये अरस्तू की व्यवस्था से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी लोगों को विकास के समान अवसर दिए जाएं, और ताकि वो लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी मेधा को सिद्ध कर सकें। दोस्तों, समाज में ही उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कि कैसे उन्होंने विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं के मध्य रहते हुए उन्होंने शिक्षा में जो उपलब्धियां अर्जित की, और आगे चलकर उनका जो करियर है, आगे चलकर उनका जो योगदान है समाज के लिए, राज्य के लिए, मानवता के लिए, कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। और डॉक्टर अंबेडकर एक तरह से देखा जाए तो दिव्य पुरुष हो गए, जबकि उनकी पृष्ठभूमि बहुत साधारण थी, लेकिन शिक्षा के द्वारा जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने अपनी प्रतिभा लोगों को दिखाई। और आज डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का अनुसरण करते हुए, उनको एक नायक के रूप में मानते हुए, उनके शब्दों को आगे ले जाते हुए अनेक लोगों ने, हज़ारों लाखों लोगों ने अपना भविष्य का निर्माण किया है। महात्मा गांधी जी की भी पृष्ठभूमि कुछ ऐसी ही थी, बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी और वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो ये बात बिल्कुल उचित नहीं है कि कोई व्यक्ति, मनुष्यों का जो समाज में विभाजन है वो इस तरह से किया जा सकता है। व्यक्ति गरीब हो, व्यक्ति कमज़ोर हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति अक्षम है। सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी उसकी जो 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 कोई भी उसकी निजी पृष्ठभूमि हो, इससे उसकी क्षमताओं का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। तो अरस्तू का जो विभाजन है वो घोर अवैज्ञानिक है, घोर ये अमानवीय भी है, और इस तरह का विभाजन जो है वो उसको आज के दौर में तो कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर मैक्लेवन कहते हैं कि अरस्तू ने श्रम को दंडित किया है। अरस्तू की बात की जाए तो अव्यवस्था और उपद्रव का कारण हो सकता है समाज में। एक तरह से अगर समाज को दो वर्गों में इस तरह से विभाजित कर दिया जाएगा तो जो स्वामी वर्ग है वो अपने आप को जस्टिफाई करेगा, वो दासों को नैसर्गिक मानेगा, नेचुरल मानेगा और उनका उत्पीड़न करेगा। तो ये व्यवस्था, ये बात ठीक नहीं। इस तरह से समाज में अराजकता फैल जाएगी। आज के दौर में समाज समान हो, सभी को समान अवसर मिले। समाज में ऐसे वर्ग हैं हमारे समाज में जिसमें बहुत से लोगों को बहुत सी सुविधाएं नहीं मिली, उनको वंचित वर्ग के तौर पे जाना जाता है। और लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन लोगों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से न सिर्फ अपने निजी जीवन बल्कि समाज के हित में बहुत बेहतर कार्य किए हैं। अरस्तू की जो दास प्रथा है उसमें बहुत सारे कंट्रडिक्शंस हैं, बहुत सारे विरोधाभास भी हैं। एक जगह अरस्तू कहते हैं कि कोई व्यक्ति बौद्धिक रूप से कम या ज़्यादा हो सकता है, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मालिक के साथ रहते रहते जो दास है उसमें बुद्धि का विकास भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्षमताओं का होना, ये जो विभाजन है वो ठीक नहीं है। अरस्तू की जो व्यवस्था है वो ठीक बात नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। और देखा जाए तो आज के दौर में तो इसको बिल्कुल स्वीकार ही नहीं कहा जा सकता, इसको स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात जो अरस्तू कहते हैं कि यूनानी जो हैं मात्र उनको स्वामी ही होना चाहिए, उनको दास नहीं होना चाहिए, दास सिर्फ गैर यूनानियों को बनाया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये इसमें एक तरह से एक जो रेशियल एरोगेंस है वो अरस्तू का दिखाई देता है। आपने देखा कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हिटलर ने जर्मनी में किस तरह के जो रेसिज्म है वो तेज़ी से हिटलर के दौर में उभरा, और कैसे कैसे हज़ारों लाखों लोगों की हत्याएं की गईं। तो देखा जाए तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं थीं, और ये इस तरह से एक जातीय जो उत्कृष्टता की बात की गई है। और आज के दौर में तो इस तरह का जो रेसिज्म है वो तो नितांत स्वीकार्य है। तो एक तरह से यहाँ पर जिस थियोडोर जो है वो कहते हैं कि दासता के बचाव के नाम पर यहाँ जातिगत अहंकार की एक तरह से उसको जस्टिफाई किया गया है, वो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज की व्यवस्था में अगर हम देखें तो उसमें अरस्तू की जो दासता संबंधी विचार हैं वो हास्यास्पद हैं, और ये समझ से परे है कि कैसा अरस्तू जैसा वैज्ञानिक व्यक्ति ऐसी
जो अमानवीय बात कह सकता है, ऐसी कुतार्किक बात कैसे कह सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए कि दास्ता जो है वो अरस्तू के जो दास्ता संबंधी विचार हैं वो बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं, और निश्चित रूप से आज के दौर में तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो आपने दास्ता संबंधी अरस्तू के विचारों को मुझसे सुना। उम्मीद है आपको दास्ता विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप अपनी बात को उत्कृष्ट तरीके से रखेंगे। आपकी सफलता के लिए अनंत शुभकामनाएं। अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।